हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का है इम्पॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत आने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई एलडीसी एग्जाम्स के पेपर में देखा है जिसमें कि ये एमसीक्यू ज़रूर रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो आज का यह वीडियो जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को इन्फोर्स किया गया, या इसको जो पारित किया गया, 10 मई 1963 को किया गया। इसमें टोटल 9 सेक्शंस हैं, टोटल 9 धाराएं हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। और इसकी जो धारा 3 है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वह 26 जनवरी 1965 को उसको पारित किया गया। ठीक है। तो ये दो डिफरेंट डेट है। सबसे पहले 10 मई 1963, तो इसको राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया, और जो इसकी धारा 3 है उसको 26 जनवरी 1965 को पारित किया गया। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 में जो पहला संशोधन किया गया वह इन द ईयर 1967 में किया गया। और उसकी डेट अगर मैं आपको बता दूं तो वह 16 दिसंबर 1967 को किया गया। ठीक है। तो ये डेट्स जो है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब यह बोला जा रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत कौन कौन से कागजात होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कागजात है, दैट इज अ जनरल ऑर्डर्स। जनरल ऑर्डर्स। दूसरा है अधिसूचना, जिसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि अधिसूचना को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के लिए पूछा जाएगा। तो अधिसूचनाएं मीन्स नोटिफिकेशंस। फिर सूचनाएं, दैट मीन्स नोटिसेस। ठीक है। तो तीसरा है सूचनाएं। फिर है प्रेस विज्ञप्तियां। देखिए, विज्ञप्तियां को पूछ सकता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज अ कम्युनिक्स। सो प्रेस कम्युनिक्स और प्रेस नोट्स जो होते हैं उसको हम इसमें शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का डॉक्यूमेंट्स, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविदा जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स संविदा। इसके अलावा एग्रीमेंट, दैट इज अ करार। ठीक है, करार या एग्रीमेंट्स जिसको बोलते हैं। लाइसेंसेस, दैट इज लाइसेंस जिसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है दैट इज परमिट। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है टेंडर फॉर्म और नोटिस। तो टेंडर फॉर्म्स एंड नोटिसेस जो होते हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज अ रिजोल्यूशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको संकल्प बोलते हैं। और 11th नंबर का डॉक्यूमेंट है दैट इज नियम, जिसको रूल्स बोलते हैं। ठीक है। 12 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है दैट इज संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रलेख। ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पेपर लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है। तो कोई भी प्रलेख या कागजात जो है जो संसद में प्रस्तुत है, सरकारी प्रलेख, उसको हम शामिल करेंगे इसमें। तो यह 12th नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया। 13 नंबर का डॉक्यूमेंट्स दैट इज संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट। ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ अदर रिपोर्ट्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है। तो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है, या अदर रिपोर्ट्स हो गए, उनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स अदर देन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 3 ऑफ 3 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखा हुआ है सामान्य आदेश में निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित है। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट्स हमने देखा था जनरल ऑर्डर।
तो उसके अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट सम्मिलित हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों तथा स्थायी प्रकार के हों, तो ऐसे आदेशों को जो है तो यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य आदेश के अंदर इस तरह के आदेशों को सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों, तो वो सभी सम्मिलित किए जाएंगे जनरल ऑर्डर के अंतर्गत। ऐसे सभी परिपत्र, परिपत्र मीन्स होता है सर्कुलर, तो ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों, तो उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा एक नोट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षरकर्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कि उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का यह दायित्व है कि वे ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उनका द्विभाषीय, दैट मीन्स हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद होना सुनिश्चित करें। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो 14 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं भी, तो उनका द्विभाषी पब्लिकेशन मीन्स उसको हिंदी में पब्लिकेशन होना और अंग्रेजी में पब्लिश होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह जिम्मेदारी है हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की। ठीक है, तो सेक्शन 3 को लेके यह जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस जो है राजभाषा नियम 1976 से संबंधित देखते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, दैट इज राजभाषा नियम कब पारित किया गया? तो राजभाषा नियम को पारित किया गया 17 जुलाई 1976 को, 17 जुलाई 1976। और राजभाषा का जो एक्ट था, अधिनियम था, ठीक है, यह ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को पारित किया गया था 10 मई 1963 को, और इसे पारित किया गया 17 जुलाई 1976 को। ठीक है, इसके अंदर टोटल, जैसे उसमें टोटल 9 सेक्शंस थे, तो इसके अंदर जो रूल हैं वह टोटल 12 रूल हैं। ठीक है, 12 रूल्स आर देयर। तो राजभाषा नियम 1976 को सबसे पहले संशोधित कब किया गया? तो इसको संशोधित किया गया था 9 अक्टूबर 1987 को। ठीक है, उसे संशोधित किया गया था 16/12/1967 को। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है? तो ये राजभाषा नियम जो 1976 है वह तमिलनाडु राज्य को छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत में है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 क्षेत्र हैं, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। ठीक है, खा क्षेत्र के अंतर्गत जो है गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब है। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 का के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग या किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच जो पत्राचार होगा वह किस भाषा में किया जाएगा? तो हिंदी में किया जाएगा या अंग्रेजी में किया जाएगा? सो हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो यह नियम 4 का के अंतर्गत बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम नियम 1976 के नियम 4 खा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र का के किसी राज्य या संघ, राज्य, क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में लिखा जाएगा? तो का क्षेत्र जनरली जो है वह हिंदी भाषी हैं, तो इसका आंसर जो होगा हिंदी में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। पूछा जा रहा है राजभाषा नियम 1976 के नियम 12, ठीक है, नियम 12 दैट मीन्स रूल 12 क्लॉज 1 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का दायित्व किसका है? तो इसमें जो दायित्व है वह कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का है। ठीक है, जो भी हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा वह जो है तो इन नियमों के में संबंधित उपबंध का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, प्रश्न 8 पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए?
तो इसको हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए वहाँ पे जो सेक्शन 3 ऑफ 3 है, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनको हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाना है। इसी तरह यहाँ पे जो नियम 11(2) है, उसके अंदर जो जो ऑफिसेस में जो रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनका जो प्रारूप है, ठीक है, और जो शीर्षक है, उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा जाना अनिवार्य है। ठीक है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वह हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को दिया गया है। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है। तो ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। नियम 5 याद कर लो, नियम 5 जो है वह हिंदी का उत्तर हिंदी में देगा। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 7(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन, ठीक है, कोई भी आवेदन है, कोई भी एप्लीकेशन, अपील या अभ्यावेदन है, वह हिंदी में दे सकता है या अंग्रेजी में दे सकता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है राजभाषा नियम 8(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल, ठीक है, पर टिप्पणी या मसौदा, ठीक है, किस भाषा में लिख सकता है। तो इसको भी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। ठीक है, तो जो भी नोटिंग करना है अगर उसको, ठीक है, तो वह हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 8(2) के अंतर्गत कोई भी हिंदी या का कार्यसाधक कर्मचारी हिंदी में किसी दस्तावेज की अंग्रेजी की मांग कब कर सकता है। तो जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, ठीक है, अगर किसी लीगल मैटर से रिलेटेड है या कोई टेक्निकल नेचर है उसका, तो इस केस में जो है, ठीक है, जो है तो उसको वह हिंदी के अलावा उसको अंग्रेजी में डिमांड कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 8(3) के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा। तो इसका विनिश्चय जो है विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा। ठीक है, तो जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, या हेड ऑफ द ऑफिस होंगे, वो इसका सुनिश्चित करेंगे इसको। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर, नगर हवेली और दमन और दीव जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये एग्जाम में आता है, तो यह खा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा खा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया पहले ही, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। तो नियम 9 जो है, नियम 9 यह बोलता है कि आप हिंदी में प्रवीण हैं, उसकी परिभाषा नियम 9 के अंतर्गत दी गई है। किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। तो नियम 10 के अंदर जो है आप हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो हिंदी में प्रवीणता नियम 9, हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान नियम 10। अब राजभाषा नियम 9 का के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, तो कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण समझा जाएगा। ठीक है, नियम 9 यह बोलता है कि अगर आपने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य, उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, तो उसको हिंदी में प्रवीण है, मतलब वो है, ठीक है, हिंदी में कुशल है। नेक्स्ट है हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान किसको होगा। तो राजभाषा नियम 10 के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर हाई क्लास की कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है। यहाँ तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हिंदी माध्यम बोला गया है, हिंदी माध्यम में करी है अगर, तो हिंदी में प्रवीण है वो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर उसने हिंदी विषय के साथ की है, ठीक है, हिंदी विषय के साथ की है, मतलब उसका एक सब्जेक्ट हिंदी रहा है, तो उसे जो है हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है इस चीज़ का, तो इसे यह मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों का उत्कीर्ण लेख अथवा लेखन सामग्री की अन्य मदें किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होनी चाहिए। तो इसको भी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषीय रूप में होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 20 की बात करें अगर, तो राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं। तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, राजभाषा नियम में टोटल
12 नियम हैं, दैट मीन्स 12 रूल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। तो इस तरह से हमने जो है तो राजभाषा नियम 1976 के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके अलावा सेक्शन 3 ऑफ 3 के 14 डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में प्रदान की। वीडियो अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर बोरिंग लग रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे फास्ट फॉरवर्ड मोड दैट मीन्स 2 टाइम्स करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो से जुड़े अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे।